हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने भारत के संविधान और नेपाल के बारे में बात की थी, जो कक्षा 8 के भाग 1 का एक वीडियो बनाए हुए थे हम कल के डेट में, यानी इसके पिछले वाले वीडियो में। तो उसके बाद हम बोले हुए थे कि इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के हम आएंगे, और आज हम क्वेश्चन आंसर उसका कराने के लिए आए हैं। आज आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, पेन ले लीजिए, अपना नोटबुक ले लीजिए, हम समझाते जाएंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे, और इसके बाद आप क्या करिएगा, अपने नोटबुक में इसको उतारते जाइएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। जब एक देश लोकतांत्रिक है तो उनको संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए क्यों आवश्यकता है उनको। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि जो देश लोकतांत्रिक होते हैं उनमें लोगों का जो बहुमत है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लोग ज़्यादा उसमें भागीदारी देते हैं अपनी, ठीक है। तो इसलिए है, देखिए क्यों कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। संविधान इसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है कि लोकतंत्र में संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रमुख समूह कम शक्तिशाली समूहों के खिलाफ शक्ति का दुरुपयोग ना करे, ठीक है। अगला है आपका संविधान नागरिकों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1990 और नेपाल के अंतरिम संविधान में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वालों में क्या अंतर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्यों लगता है कि नेपाल को आज एक नए संविधान की जरूरत है। बताए हुए थे कि क्या बात था नेपाल में पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा, और अभी भी हम समझा देते हैं कि नेपाल में क्या था। आज इसका आंसर कर लेते हैं। 1990 के नेपाल संविधान में साम्राज्य की कार्यकारी शक्तियां पूरी तरह से राजा के हाथों में थी। 2007 में तैयार जो अंतरिम संविधान के अनुसार नेपाल की कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के हाथों में है, ठीक है। और नए संविधान की सख्त जरूरत थी, क्योंकि लोगों के आदर्श बदल गए थे, क्योंकि देश एक राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया था, चला गया था। पुराने संविधान का मसौदा तब तैयार किया गया था जब देश राजा के शासन में था। तो नेपाल की जनता ने कई वर्षों तक एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए लड़ाई लड़ी, कल भी बताए हुए थे। इसलिए पुराना संविधान लोगों के आदर्शों को नहीं दर्शाता है। नए संविधान यानी नया संविधान जो है नए विचारों के साथ एक नए समाज में लाने के लिए पुराने संविधान के नियमों को बदल देगा, ठीक है। पुराने संविधान के नियमों को क्या करेगा, बदल देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो क्या होता। निर्वाचित प्रतिनिधि बताए हुए थे, जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, जो नेता होता है हमारे क्षेत्र का, जो संसद में जाके बोलते हैं, अगर वो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है उसकी शक्ति पर अगर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो क्या होगा। क्या होगा, अभी आंसर पढ़िए उसका, देखिए क्या होता है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था तो क्या होता। उसके बाद देखिए, ये नेता अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते थे, अभी भी करते हैं, संविधान की आड़ में करते ही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राधिकरण के इस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप घोर अन्याय और कुप्रबंधन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, घोर अन्याय हो सकता है और कुप्रबंधन हो सकता है, व्यवस्थाएं खराब हो सकती है, ठीक है, अगर प्रतिबंध नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो हम जा करके किसी को नहीं 2 बार मार दें, 2 पंच दे दें, किसी को लो दे दें, ठीक है। तो जरूरी है प्रतिबंध होना किसी की शक्तियों पर, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। 2 शब्दों को अपने शब्दों में इस बात पर कि आपको क्यों लगता है कि यह फीचर एक महत्वपूर्ण कुंजी है, ठीक है। पहला है संघवाद है, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है सरकार का संसदीय प्रपत्र। तो ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि ये सब चीज़ जो है, ये जो 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो ये जो फीचर है महत्वपूर्ण कुंजी क्यों है, क्यों होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अगला फर्स्ट नंबर देखते हैं कि संघवाद क्या है, ठीक है। संघवाद के बारे में हम लोग देखेंगे, संघवाद, ठीक है। देखिए देश में सरकार के एक से अधिक स्तर का मतलब है भारत में 3 स्तरीय सरकारें, 3 स्तरीय सरकारें हैं भारत में। एक भारत को अपने नागरिकों की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना के कारण
त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता है और अकेले केंद्र की सरकार हर किसी के लिए प्रभावी नहीं हो सकती। हम इस चीज़ को समझाते हैं, समझिए। देश में सरकार के एक से अधिक स्तर का मतलब है भारत में 3 स्तरीय सरकार है। 3 स्तरीय सरकार का मतलब है एक तो केंद्र में सरकार है, दूसरा जो हर एक राज्य है उसमें सरकार है, और तीसरा जो ग्रामीण स्तर पर सरकारें होती है, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीसरी उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये 3 लेयर का हमारा सरकार है। तो समझ गए आप इस बात को, ये संघवाद है। ठीक है, क्योंकि अकेले केंद्र का चलाना अपने बस की बात नहीं होती है। कोई एक आदमी पूरा संसार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए अलग अलग ये होते हैं। अब देखिए अगला है आपका शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। ये देखते हैं। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की वकालत की गई है। सरकार की प्रत्येक शाखा के पास संविधान द्वारा निर्धारित अपनी शक्तियां हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल के कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। क्या तय करता है? कि न्यायपालिका और किसके बीच? कार्यकारी के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में शक्तियों के पृथक्करण यानी शक्तियों को अलग अलग करना, उसकी वकालत की गई है। सरकार की प्रत्येक शाखा के पास संविधान द्वारा निर्धारित अपनी शक्तियां हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल के कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका क्या है वो देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब होते हैं जो हमको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करता है और बहुमत के खिलाफ अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा करके हम अपनी वीडियो यूट्यूब पे दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता से हम यहाँ पे पढ़ा करके अपने वीडियो को आपके पास पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी एक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति आपको हम यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। समझ गए बात को, कि मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करता है और बहुमत के खिलाफ अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, अब देखिए अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजनीति में एक संविधान क्या है? राजनीति में संविधान क्या है? राजनीति में संविधान क्या है? ठीक है, देखिए राजनीति में एक संविधान को मूल कानूनों या सिद्धांतों को रेखांकित करने वाले दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किसके रूप में? दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके द्वारा किसी देश को शासित किया जाना है। राजनीति के लहजे में अगर कहा जाए तो संविधान उसके लिए देश चलाने का एक बुक है, एक किताब है। ठीक है, एक शास्त्र है कि कैसे देश को चलाया जाए। ठीक है, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। क्या लिखें? भारतीय संविधान के निर्माण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है, तो देखेंगे, नोट लिखेंगे। भारतीय संविधान सभा दिसंबर 1946 में बुलाई गई थी। इस विधानसभा के सदस्य केवल भारतीय थे। इस सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और नागरिकों की सरकार और कर्तव्यों की संरचना प्रक्रिया में शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। ठीक है, अगला है, विधानसभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में एक ही की 2 हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान सभी का कानून बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपाल में अंतरिम संविधान कब लागू हुआ? छोटा सा क्वेश्चन है, नेपाल में अंतरिम संविधान कब लागू हुआ? आप सभी को पता है, नेपाल में अंतरिम संविधान 15 जनवरी 2007 से लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेपाल में स्वतंत्रता के संघर्ष पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अभी हम लोग संविधान पर एक संक्षिप्त नोट लिखे थे, अब हम नोट लिखेंगे नेपाल में स्वतंत्रता के संघर्ष पर एक संक्षिप्त नोट। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल में 1990 में आज़ादी के लिए लोगों का संघर्ष था। लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह 2002 तक 12 साल तक चला।
अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने सेना की सहायता से सरकार को संभालना शुरू किया। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। 2006 में लोकतंत्र के लिए लोगों के आंदोलन को भारी बल मिला। अप्रैल 2006 में राजा ने तीसरी संसद बहाल की और राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए 2007 में नेपाल ने एक अंतरिम संविधान अपनाया और नेपाल ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है, क्या हुआ था समझ गए आप लोग। 1990 में आज़ादी के लिए लोगों ने संघर्ष लड़ा था, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यह 2002 तक 12 साल तक चला। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने सेना की सहायता से सरकार को संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। राजा ने तीसरी संसद बहाल की और राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए कहा। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान अपनाया और नेपाल ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज के नकारात्मक बिंदु क्या हैं। लोकतांत्रिक समाज अच्छा भी होता है, लेकिन उसके नकारात्मक बिंदु क्या हैं, उसके गलत प्रभाव क्या हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए उसका आंसर हम देखते हैं क्या है। एक लोकतांत्रिक समाज में पावर का दुरुपयोग किया जा सकता है। कभी कभी मेजॉरिटी अल्पसंख्यक को कमज़ोर कर सकती है। मेजॉरिटी का मतलब होता है जिसका ज़्यादा वर्चस्व है। ठीक है, मान लीजिए 2 आदमी लड़ रहा है, एक के पास ज़्यादा लोग हैं, एक के पास कम लोग हैं, तो जिसके पास ज़्यादा है वो मेजॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी हो गया। ठीक है, ज़्यादा ताकतवर, मेजॉरिटी मीन्स ताकतवर। ज़्यादा ताकतवर लोग जो है अल्पसंख्यक को कमज़ोर कर सकती है। अभी चाइना के सिंजियांग प्रांत में वही हो रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको घर में ही बंद कर दिया गया है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। ठीक है, तो वो यही उदाहरण है उसका कि मेजॉरिटी वाला जो है अल्पसंख्यक को दबा देता है। ठीक है, कमज़ोर कर सकती है। नागरिकों को खुद को मूर्खता से बचाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। नागरिक खुद मूर्ख नहीं बन जाए उसके लिए भी कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक नेता सत्ता का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि नेता क्या करते हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर लेते हैं। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जब पद पे बैठे रहते हैं तो कुछ से कुछ झगड़ा मार, जितने भी भारत में कांड होते हैं वो थोड़ी ना अपने से होते हैं, कोई ना कोई करता ही है। ठीक है, ज़्यादातर पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वेशन रहता है। देखिए नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक देश में एक नेता सत्ता का दुरुपयोग कैसे कर सकता है। आंसर देखिए इसका, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला एक नेता अपनी सुरक्षा गार्डों को अपने पड़ोसियों को निजी कारण से पीटने के लिए भेज सकता है। हमको तुमसे दुश्मनी है, धो दिए पकड़ के जाके, अरे धो दे उसका, धो दिया जाके। ठीक है, या पुलिस से किसी ऐसे रिश्तेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिए कह सकता है जिसने अपराध किया है। मान लीजिए हम मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई गलती कर दिया तो क्या करेंगे, छोड़ दो उसको। दुरुपयोगी हुआ ना, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ इसका दुरुपयोग है। अगर सत्ता का दुरुपयोग लोकतांत्रिक देश में होता चला आ रहा है, अब देख ही रहे हैं, सब किसी से छुपा नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे करता है। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, तो भारत में लोग उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं बताइए। संविधान में उसके लिए भी नियम हैं दिए हुए। ठीक है, अगला देखिए इसका आंसर, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि प्रभुत्वशाली समूह अन्य कम शक्तिशाली लोगों या समूहों के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग ना करे। ये संविधान में लिखा गया है। ठीक है, संविधान में ऐसे नियम हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुमत से नियमित रूप से मिलने वाली किसी भी चीज़ से बाहर नहीं रखा गया है। यह अल्पसंख्यक पर बहुमत के प्रभुत्व को भी रोकता है। ठीक है, ये हो गया, बात समझ गए। संविधान में ऐसे नियम हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को बहुमत से नियमित रूप से मिलने वाली किसी भी चीज़ से बाहर नहीं रखा गया है। यह अल्पसंख्यक पर बहुमत के प्रभुत्व को भी रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए पाठ के मुख्य अंश क्या थे। जो BR अम्बेडकर थे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए जो पाठ के मुख्य अंश हैं वो क्या थे। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तैयार पाठ की मुख्य विशेषता क्या है, अब देखिए। व्यक्तिगत नागरिकों के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा। कोई नागरिक है उसके लिए संवैधानिक गारंटी
संविधान उसको गारंटी देता है, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी देता है। ठीक है, अगला है धर्म की स्वतंत्रता। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म के हैं तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, पूजा करने की स्वतंत्रता मिलेगी, अपने मंदिर या मस्जिद गिरजाघर जाने की स्वतंत्रता मिलेगी। ये है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और इस अस्पृश्यता और ये जो अस्पृश्यता है ये क्या है? ये देखिए एक छुआछूत होता है। ठीक है, छोटा जात बड़ा जात पहले हुआ करता था, अभी भी होता है, छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, कोई किसी को छोटा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है, तो ये भी अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए थोड़ा। इसके बाद है भेदभाव के सभी रूपों की घोषणा। भेदभाव नहीं करना एक दूसरे से, तुम कौन हो हम कौन है। ठीक है, उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार। महिलाओं के लिए भी आर्थिक मीन्स पैसा वगैरह, धन का अधिकार और सामाजिक अधिकार भी महिलाओं को मिलना चाहिए, ये उन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों का आरक्षण। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों का आरक्षण। समझिए यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति में जो लोग हैं और अनुसूचित जनजाति में जो लोग हैं, अनुसूचित जाति को बोलते हैं SC। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं ST। ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं आसपास, और ये हमारे आसपास रहते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादातर ये जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात क्या है ना कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इनको शिक्षा वगैरह से थोड़ा बहुत वंचित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं ये तो वंचित रहते हैं शिक्षा से। जब शिक्षा से वंचित रहते हैं तो हमारे देश में तो अभी हम लोग पॉइंट पढ़े कि भेदभाव के सभी रूपों की घोषणा और व्यक्तिगत नागरिकों के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा, उसके बाद भेदभाव के सभी रूपों की घोषणा। तो ये सब चीज़ सबका एक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है उनका। ठीक है, कि हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए उनको अगर सुविधा नहीं मिलता है तो उनके लिए उनको आरक्षण दिया जाता है कि भाई तुम पढ़ो। ठीक है, तुम पढ़ोगे तो हम तुमको आरक्षण देंगे। कहाँ देंगे? सिविल सेवाओं में। सिविल सेवा हो गया IAS, IFS, IPS, ये सब सिविल सेवा है। ठीक है, स्कूलों में भी तुमको आरक्षण देंगे। ठीक है, और कॉलेज में भी अगर होगा एडमिशन वगैरह तो उसमें भी आरक्षण देंगे, अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? आंसर देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हर वयस्क नागरिकों को सेक्स, जाति, पंथ, शिक्षा और वित्तीय स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार है। अब समझिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपके पास, नागरिकों को सेक्स, जाति, पंथ, शिक्षा और वित्तीय स्थितियों के बावजूद जो वोट डालने का अधिकार है। मान लीजिए सेक्स, कोई मेल है कोई फीमेल है, अगर कोई मेल कैंडिडेट है उसे भी वोट देने का अधिकार है, कोई फीमेल कैंडिडेट है उसको भी वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब तो ट्रांसजेंडर को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जाति, किसी भी जाति के हों। ठीक है, बहुत तरह की जातियां हैं, किसी भी जाति के हों उनको वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है, तीसरा है पंथ और शिक्षा और वित्तीय स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार। आप मूर्ख हैं, शिक्षित हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, लड़का हैं, लड़की है, कोई लेना देना नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सीधा मतलब है अगर आप 18 साल की उम्र के हैं तो आप क्या करेंगे? आप वोट देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? वोट देंगे। ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अगला है कि आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या काम है? क्या है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका? आंसर देखिए इसका कि ये क्या है। देखिए, विधायिका हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है। विधायिका क्या करती है? हमारे हुए चुने हुए जो प्रतिनिधि है उसको संदर्भित करती है। हम जिसको चुन के भेजते हैं, MP, MLA, जिसको हम अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, वोट दे के भेजते हैं, वो उसको संदर्भित करता है। विधायिका कौन करता है? यह है विधायिका। ठीक है, अगला है कार्यकारी, उन लोगों का एक छोटा समूह है जो कानून लागू करने के लिए, सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यह है कार्यकारी समूह जो सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। अगला है न्यायपालिका, इस देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। न्यायपालिका जहाँ पे हम लोग अपना केस लेके जाते हैं, अगर हम लोग झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, चाहे देश का झगड़ा हो, चाहे हमारे पड़ोसी का झगड़ा हो, चाहे आपका मेरा झगड़ा हो, ये हम लेके कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका में जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न
हो गया आपका, ठीक है। अगला है क्या, देखें, हाँ है, मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक क्या है। मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक देखिए क्या है, आंसर देखिएगा। मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक क्या क्या है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है आपको, ठीक है। और भी अधिकार होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं, ठीक है। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब अधिकार हमारे पास 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, सभी को समान नज़र से देखा जाए, समान मौका मिले, समान उनको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि समान नज़र से देखा जाए। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, हमको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नाचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, माना आपके पास तो हर चीज़ की स्वतंत्रता है, बाराती में जाकर डांस कर लेते हैं, आपके पास स्वतंत्रता है तभी तो डांस कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास हर चीज़ की स्वतंत्रता है, ठीक है। शोषण के खिलाफ अधिकार, मान लीजिए आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, आपको कोई सता रहा है, आपको ये भी अधिकार मिला है कि आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है। ये है शोषण के खिलाफ अधिकार। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं, कोई भी मान सकते हैं आप। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म मानिए, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मानिए, सिख हैं तो सिख मानिए, ईसाई हैं तो ईसाई मानिए, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, पढ़ने का आपको अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं आप, ये अधिकार इसमें से है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो 6 अधिकार हमने आपको बता दिया मौलिक अधिकारों के, ये 6 प्रमुख घटक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है समझा देते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमारा जो देश है भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम यहाँ किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देते, हम यहाँ पे किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश है जिसमें एक विशेष धर्म को मान्यता है, जैसे इजराइल है, यहूदी देश है, तो इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, धार्मिक काम करने का अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर, धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म का अभ्यास करने का नागरिकों का अधिकार है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म का अभ्यास करने का नागरिकों का अधिकार है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये अंतिम क्वेश्चन है। अब चलिए एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, अपने नोटबुक कॉपी में लिखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को हमने करा दिया है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, हम करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करिएगा तो आपको फिर से जो है रिवाइज कर लीजिएगा कॉपी को, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से इसको करवा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको, लगभग जो हम समझाने का कोशिश किए वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका था ये, इस बात का, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, अगर उस समय नहीं दिखाई पड़ा हो तो अभी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा सारे का आंसर, ठीक है। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका आंसर देखिए आप, ठीक है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो क्या होता। अगला क्वेश्चन देखते जाइए क्वेश्चन। इसके बाद ये संघवाद शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख करके आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद शक्तियों के पृथक्करण के बारे में लिखा हुआ है, इसको देख के आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आपको मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार के बारे में लिख करके देख कर लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीति में एक संविधान क्या है, ये पढ़ लेंगे आप। उसके बाद ये है संविधान के संक्षिप्त नोट लिखें, ये नोट लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ये संविधान का नोट है। उसके बाद नेपाल में अंतरिम संविधान कब लागू हुआ, तो ये आपको पता है कि 15 जनवरी 2007 से लागू हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपाल में स्वतंत्रता के संबंध पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है वो लिखिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी आप लिखते जाइएगा। आप देखिए आपके पास यहाँ पे मिल रहा है, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक लोकतांत्रिक समाज के नकारात्मक बिंदु क्या है। नकारात्मक बिंदु को ध्यान दीजिएगा, बताए हुए थे, पढ़ाए हुए थे भी तुरंत, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा,
एक लोकतांत्रिक देश में एक नेता सत्ता का दुरुपयोग कैसे कर सकता है? अभी बताया आपको, वो किसी को मार पीट सकता है, ठीक है, अपने पड़ोसियों को छुड़ा सकता है, अपने गार्ड से किसी को पिटवा सकता है, ठीक है, ये दुरुपयोग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे करता है? तो देखिए कैसे करता है आपका सुरक्षा। भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है प्रभुत्वशाली प्रमुख अन्य कम शक्तिशाली लोगों या उनके खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग ना करे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान में ऐसे नियम है जो सुनिश्चित करता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला क्वेश्चन है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए पाठ के मुख्य अंश क्या थे? आप ये देख लीजिए उसके अंश क्या थे। व्यक्तिगत नागरिकों के लिए संवैधानिक गारंटी सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता और अस्पृश्यता का उन्मूलन, भेदभाव के सभी रूपों की घोषणा, महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए जो सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में जो नौकरियों का आरक्षण था वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? बता दिए कि किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी सेक्स के लोग हों, मेल हो फीमेल हो या फिर शिक्षित हों मूर्ख हों, कोई भी वोट दे सकता है जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है। अगला है आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से क्या मतलब है? कार्यपालिका में हम लोग क्या करते हैं और विधायिका में हम लोग क्या करते हैं और न्यायपालिका में क्या करते हैं हम बता चुके हैं आपको। विधायिका हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। अगला है आपका कार्यकारी, उन लोगों का एक छोटा सा समूह है जो कानून लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगला है आपका न्यायपालिका, इस देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक क्या हैं? कौन कौन से घटक हैं मौलिक अधिकारों के, वो आप देखिएगा कौन कौन से घटक हैं। अगला एक घटक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हो गया आपका मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता अभी बताया आपको कि धर्म, किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देना धर्मनिरपेक्षता है। भारत में किसी भी प्रकार के किसी विशेष धर्म को कोई मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं यहाँ पे, और यही है धर्मनिरपेक्षता। कोई देश एक अकेले धर्म को मानता है, यहूदी देश मान लीजिए ईरान है उसको अकेले मानता है, इजराइल है अकेले मानता है, तो ये सब यहूदी देश है। लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? किसी भी धर्म का अभ्यास करने का नागरिकों का अधिकार है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राजधर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। जो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चंस को हमने करा दिया। अब वो जो अध्याय था वो ख़त्म हो चुका है। अगले दिन जो अगला चैप्टर होगा इसका वो हम लेकर के आएंगे, उसको पढ़ाएंगे, ओरली पढ़ाएंगे उसको, आप उसको समझिएगा। समझने के बाद अगले दिन हम फिर इसी तरह से इसका प्रश्न एवं उत्तर आपके सामने लाएंगे, आप इसको देख करके अपना याद कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप अगले दिन इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।